खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। लाहौर हाई कोर्ट ने आज रिमार्क्स दिए हैं कि वज़ीर आला के पास हर वक्त कम अज़ कम 186 मेंबरान की हिमायत यानी कि MPS की हिमायत हासिल होनी चाहिए। ये केस है वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही गवर्नर के उस फैसले के खिलाफ लेके गए जिसमें उनको डी नोटिफाई कर दिया गया था, और आज 20 दिन के बाद इसकी जब हेयरिंग हुई तो उस पर अदालत ने पूछा कि क्या कोई कंसेंसस है इस बात पे कि आप एतमाद का वोट कब लेंगे, और ये भी अदालत ने कहा कि आपको पहले ही बहुत वक्त मिल चुका है, अगर एतमाद का वोट लेना चाहते तो आप ले सकते थे। जिस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र जो वज़ीर आला के वकील हैं उन्होंने कहा कि ये कानूनी नुक्ता है, इस पर वो दलाइल जारी रखना चाहते हैं, जिस पर कल तक समाअत जो है वो मुलतवी हो गई। अब सवाल यह है कि क्या वाकई परवेज़ इलाही साहब के पास 186 मेंबरान हैं? थोड़ी देर पहले जब पार्लिमानी पार्टी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इजलास हुआ तो उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया और कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह 187 यानी कि 187 मेंबरान की उन्हें हिमायत हासिल है। अब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर 187 मेंबरान की हिमायत हासिल है और वो उस मीटिंग में मौजूद थे तो क्या अमर माने हैं कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले रहे। कल इस पर बहरहाल उम्मीद है कि अदालत कोई ना कोई शायद फैसला कर दे या मजीद इस समाअत को आगे बढ़ाए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बड़ी हो चुकी हैं। ख़ास तौर पर आज मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने जिस तरीके से सवाल किए और बैरिस्टर अली ज़फ़र को जो उन्होंने बात की और उनसे पूछने की कोशिश की कि मामले को किस तरीके से हल किया जाए, इस पर गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले मैं आपका पैनल का तारुफ कराऊं। हमारे साथ इरफान कादिर साहब मौजूद हैं, सीनियर वकील हैं और मामले खसूसी भी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने का। गुजारिश ये है कि आज जब ये केस की समाअत चल रही थी तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब कहते हैं कि ये कानूनी नुक्ता है कि गवर्नर साहब ने जो डी नोटिफाई किया या इससे पहले गवर्नर साहब ने जो हुक्म दिया था कि वज़ीर आला एतमाद का वोट लें, तो ये कानूनी नुक्ता, इस पर बहस हो सकती है और हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त है। तो मैं सिर्फ जानना ये चाहूँगा कि गवर्नर के इस हिदायत के बाद कि आप एतमाद का वोट लें, वज़ीर आला के पास ऑप्शन है कि वो उस के अमल करे या ना करे, या स्पीकर के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो इजलास तलब करे या ना करे? देखें, वज़ीर आज़म के पास कतन कोई ऑप्शन नहीं है, वज़ीर आला के पास कतन कोई ऑप्शन नहीं है। अगर गवर्नर साहब उनको कहते हैं कि आप एतमाद का वोट लें तो उन पर लाजिम है कि एतमाद का वोट लें, और स्पीकर साहब जो है वो भी उस चीज को नहीं रोक सकते। इससे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर टेबल होता है तो उस पर वोटिंग होना लाजमी है, और कासिम सूरी साहब ने कौमी असेंबली में जब उन्होंने रोका था वोटिंग को नो कॉन्फिडेंस पे, तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने कह दिया था और मेजोरिटी ने कहा था कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और एक जज साहब ने यहां तक कह दिया था कि यह फ्रॉड है ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो लिहाजा ये जो आर्गूमेंट अली ज़फ़र साहब कर रहे हैं ये उस आर्गूमेंट को एडवांस कर रहे हैं जिससे कि तक़वियत मिल रही है इस चीज को कि जो कॉन्स्टिट्यूशन से फ्रॉड हुआ है, जिसको सुप्रीम कोर्ट फ्रॉड कह चुकी है, उसी को आप परपेचुएट करना चाह रहे हैं अदालतों में वक्त ज़ाया कर। जी बिल्कुल। अच्छा सर, अब 2-3 सिनेरियो सामने आ सकते हैं। अगर तो वज़ीर आला साहब की जो पिटीशन है वो मुस्तरद हो जाती है, इसका मतलब है वो डी नोटिफाइड करार पा गए। दूसरी बात यह कि अगर अदालत कोई टाइम सेट कर देती है, डेट सेट करती है कि आपने एतमाद का वोट लेना है, तो वो उनको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर ये वज़ीर आला नहीं रहे तो ये जो 20 दिन 25 दिन 30 दिन के अरसे में अहम फैसले हुए हैं, ये इसका हम क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि ये मेरे नज़दीक अगर स्ट्रिक्ट लीगैलिटी में आप देखें तो परवेज इलाही साहब कभी वज़ीर आला बने ही नहीं, और वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसके तहत कह दिया गया कि मुनर्रिफ अराकीन के वोट काउंट नहीं होंगे हमजा शहबाज साहब के इलेक्शन के, उस पर सुप्रीम कोर्ट के अपने 2 जजेस ने कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट नहीं कर सकता। लिहाजा गवर्नर को भी यही पोजीशन लेनी चाहिए, क्योंकि गवर्नर ने ओथ उठाया हुआ टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि जो मर्जी ये कर लें, परवेज इलाही साहब जो है वो कभी भी डिजोरे चीफ मिनिस्टर ना बने थे ना बनेंगे, और वो अगर चीफ मिनिस्टर बने हैं कुछ देर के लिए तो वो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर है, डिजोरे चीफ मिनिस्टर वो नहीं है। इवन देन सर, अगर वो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर भी हैं तो अब ये जब मामला आगे चलेगा और उसके बाद आप समझते क्या हैं कि ये कानूनी जंग जो है ये अदालत ही के उस फ्लोर पे तय हो जाएगी, या इसके साथ कोई सियासी जो एक रास्ता है वो भी इख्तियार किया जा सकता है? देखें, ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि अदालतें जो है उनको ड्रैग भी किया जाता है, और कुछ उनको खुद भी शौक है कई दफा कि वो बजाय इसके कि इस तरह की पिटीशंस को उठा के बाहर फेंक दें, वो उन पे दोनों साइडों को सुनना शुरू कर देती हैं, और दोनों साइडों के वकीला जो है उन्होंने अपनी कार्रवाई तो डालनी है। लिहाजा वो भी स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी से हट के
एक लंबे आर्गूमेंट शुरू कर देते हैं और उससे नतीजा ये निकलता है कि हमारी जो पार्लिमान है, हमारी असेंबलियां जो है, वो जजेस के और वकला के एक किस्म के ताबे हो जाती हैं, जबकि सॉवरेंटी जो है वो पार्लिमान की होनी चाहिए, न कि अदालतों की होनी चाहिए इन मामलात में। और मेरा चूंकि शोबा जो है अब कानूनी इस्लाहात भी है पाकिस्तान में, तो इस चीज को भी मैं बड़े गौर से देख रहा हूँ और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हुकूमत को ऐसी सिफारिशात दूंगा जिससे कि इस तरह का जो तातुल पैदा हो जाता है हुकूमत की एक कंसिस्टेंसी में, वो ना पैदा हो। सर लास्ट टू क्विक क्वेश्चन। एक तो ये कि बैरिस्टर अली जफर साहब का आर्गूमेंट है कि ठीक है जी, गवर्नर साहब ने हिदायत जारी की कि आप एतमाद का वोट लें, लेकिन कोई टाइम फ्रेम नहीं है। वजीर आला साहब की ये डिस्क्रिप्शन है कि वो आज लें या आज से 1 महीने बाद लें। नहीं, बिल्कुल कोई टाइम फ्रेम है और टाइम फ्रेम यही है कि अगर गवर्नर साहब ने कहा है तो अगर सपोजिंग टाइम बहुत कम है, तो अगर रीजनेबल टाइम अगर नहीं भी दिया तो अब तो मोर देन रीजनेबल टाइम जो हो चुका है सारी चीज को। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर कोई चीज अगर बर वक्त ना भी हो और वो वक्त उस वक्त पे ना भी हो, मुकर्ररा वक्त पे, तो फिर भी वो होगी, तो जो फिर दोबारा होगी तो वो एक रीजनेबल टाइम में होगी। ये नहीं है कि इनडेफिनेटली आप उसको पसे पुष्ट डाल दें और एक ऐसा शख्स चीफ मिनिस्टर बन के वहां बरजमान रहे जिसको के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना भी मुश्किल हो मुहाल हुआ है। वेरी राइट। तो इसको मंजूर वट्टू के केस लॉ के तनाजुर में देखा जा सकता है कि जिसमें कुछ वक्त दिया गया और वो वक्त मुनासिब वक्त था। देखिए, मैं मोस्टली इन केसेस से जनरली एग्री नहीं करता। मैं समझता हूं कि कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन इन मामलात में है ही नहीं। बहर कैफ अगर आपने वक्त देना है किसी को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का, तो इस हद तक मैं एग्री करता हूं कि कोर्ट्स अगर ना भी इंटरफियर करें तो बल्कि कोर्ट्स को तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो टाइम जो है इतना रीजनेबल जरूर हो कि ये नहीं है कि आप कहें जी अब 2 घंटे के बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। बिल्कुल ठीक। एक आखिरी चीज सर कि एक आखिरी चीज ये बहस हो रही है कि जी वजीर आला साहब पाबंद हैं गवर्नर साहब की हिदायत पे अगर एतमाद के वोट का कहा जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 18वीं तरमीम से मुतसादिम है कि 58(2) भी तो खत्म हो गई है, तो अब वजीर आला की ये डिस्क्रेशन है, उसका प्रीरोगेटिव है। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। 58(2) भी तो खत्म हो गई है, लेकिन इसका ताल्लुक 58(2) भी जो है वो तो करती है ना कि असेंबली को डिसॉल्व करने का इख्तियार देती है सदर पाकिस्तान को या गवर्नर्स को सूबों में। वो ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज है। ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो लेना है ये तो एक इंडिपेंडेंट प्रोविजन है, ये पहले भी था, ये अब भी है, तो इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है 58(2) भी। यानी कि पहले 18वीं तरमीम से पहले जो गवर्नर है या सदर साहब हैं उनको वो उनकी राय जो थी या उनकी एडवाइस थी उसका पाबंद था वजीर आजम और वजीर आला। अब इस अदर वे राउंड, तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। नो वहां पे 58(2) 58(2) भी के अलावा 18वीं तरमीम की बात सर। 18वीं तरमीम आपके आप रीफ्रेज करें अपना क्वेश्चन जी, कि पहले 18वीं तरमीम से पहले क्योंकि सदर के पास इख्तियारात थे तो वजीर आजम या वजीर आला गवर्नर या सदर की बात सुनने का पाबंद था। अब इट्स अदर वे राउंड आफ्टर द 18th अमेंडमेंट। नहीं, वो जो 8वीं तरमीम ने जो एक आर्टिकल 48(2) इंट्रोड्यूस कर दिया था जी, जिसमें कि गवर्नर्स का और प्रेसिडेंट का एक इंडिपेंडेंट स्फीयर मौजूद है, वो आज भी मौजूद है। तो ये वाले जो प्रोविजन हैं जहां पे कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, जहां देखिए गवर्नर जहां खुद कह रहा है या सदर कह रहे हैं कि जी वजीर आजम या चीफ मिनिस्टर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो वहां पे थोड़ा ही वो पाबंद होंगे उसके मशवरे के। यहाँ पे तो मशवरे की रेलेवेंसी खत्म हो जाएगी। ये मामला फिर 48(2) में आएंगे क्योंकि प्रोविजो है 48(1) का, और 48(1) ये कहता है कि वजीर आजम जो है या वज़ीर आला जो है वो उनके मशवरे पे गवर्नर साहब या सदर अमल करेंगे, लेकिन वो मशवरा जो है बेमानी हो जाता है जब आप 48(2) में आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, मामूली वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, और इस पर मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करें अजीम चौधरी साहब, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, मैडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर हमायूं सरफराज चट्टा साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। जहांगीर खान जदून साहब एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अजीम चौधरी साहब वेरी क्विकली आपसे शुरू कर दूंगा। इरफान कादिर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, अब फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी अल्हम्दुलिल्लाह 187, अब अगर ये अल्हम्दुलिल्लाह 187 पे हो गई है तो वो कल ही अदालत के हेयरिंग से पहले एतमाद का वोट हासिल करें और ख़त्म करें इस मामले को। तो वो स्पीकर इजलास मुलतवी करके पहले बुला लेते, अभी बुला लें, दुरुस्त खत्म करें काम। जी बिल्कुल, मैं यही सवाल है वो क्यों नहीं कर रहे फिर? अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं तो वो क्यों कह रहे हैं? सच बोल रहे हैं, ज़्यादा सच बोल रहे हैं, ज़्यादा सच बोल रहे हैं, और इस ज़्यादा सच के बारे में कल या परसों तक चीज़ वाज़ेह होकर आ जाएगी सामने
कि कितने कम थे और कितने बढ़ाए गए। ज़ेब दास्तान के लिए कुछ बढ़ा भी लिया जाता है ना, ठीक, तो ज़ेब दास्तान जो है वो काम आ रही है। गुजारिश ये है कि गवर्नर का हुक्म है, आप 8वीं तरमीम और 18वीं तरमीम की जो बात कर रहे थे, जी 8वीं तरमीम में तो डिस्क्रिशन थी गवर्नर की कि वो असेंबली प्रेसिडेंट की अप्रूवल से तोड़ सकता था। यहाँ वो मामला नहीं है। यहाँ ये है कि गवर्नर तोड़ सकता है लेकिन वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करेगा, और उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक उसको ये तसल्ली ना हो जाए कि इनके पास मेजॉरिटी ऑफ द हाउस नहीं है। अगर मेजॉरिटी ऑफ द हाउस उनके पास हुई तो वो बरकरार रहेंगे, और अगर मेजॉरिटी है तो वो आए आगे 187 शो करे और चीफ मिनिस्टर जो है वो कंटिन्यू करे, अदरवाइज घर जाए। मंजूर भट्टू केस को सामने रखते हुए आप समझते हैं कि इनको रीजनेबल टाइम मिल गया है कि अगर ये चाहते तो इस 15-20 दिनों में एतमाद के वोट के लिए मेंबरान जमा कर लेते? उस पे तो उनको कुछ घंटे दिए गए थे और फिर 10 दिन बढ़ा दिए गए थे। तो यहाँ तो 23 तारीख का फैसला है, आज 11 तारीख हो गई है, 11 और 9-10 दिन वो तो बस काफी है। 21-22 दिन, 3 हफ्ते, 3 हफ्ते से ज्यादा तो किसी को मिल ही नहीं सकते, और 3 हफ्ते तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर में नहीं दिए जाते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। शैला रजा साहिबा, आप कैसे देखती हैं कि पंजाब में सूरत हाल मतलब सेटल नहीं हो रही, और जाहिर बात है कि आगे काम करने हैं, बहुत सी बहाली का काम है, मईशत की बहाली का काम है, तो इस सारे मामले में जब तक ये सेटल नहीं होता तो ये काम कैसे चल पाएगा? बहुत बड़ा सूबा है, सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से, तो इसको आप पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में कैसे देख रही हैं? अच्छा देखिए, अभी जो है कुछ अपडेट्स हैं, अगर आपने भी देखा हो टीवी, तो ये बात आ रही है कि पंजाब असेंबली में थोड़ी देर के अंदर एतमाद का वोट लिया जा सकता है। फवाद चौधरी ने ट्वीट भी कर दिया है कि हमारे पास 187 पूरे हैं, तो मे भी कि अगर वो इसके बाद असेंबली डिसॉल्व करते हैं। नहीं, असेंबली आप समझती है कि वो डिसॉल्व कर देंगे? क्या सूरत हाल हो? परवेज इलाही साहब की तो ख्वाहिश नहीं है कि असेंबली तहलील हो। आपका अंदाजा क्या है इस बारे में? देखिए, परवेज इलाही साहब की भी नहीं है। परवेज इलाही साहब ने तो कहा था कि वो 10 सेकंड में कर देंगे, लेकिन अगर आपको उनके स्टेटमेंट याद हो तो उन्होंने कहा है कि 99% लोग चाहते हैं कि नहीं करें। तो अब सूरत हाल ये है कि परवेज इलाही 10 मेंबर वाले 99% लोगों की बात को नज़रअंदाज करेंगे या इमरान साहब की बात को रख के तोड़ देंगे। अभी ये दावा हो रहा है कि थोड़ी देर में परवेज़ इलाही एतमाद का वोट ले लेंगे, तो उसके बाद ही पता चलेगा कि कितनी स्टेबिलिटी आती है, क्या मामला है। अगर वो एतमाद का वोट लेते ही असेंबली डिसॉल्व कर रहे हैं तो फिर ये सूरत हाल सामने आ जाएगी कि क्या है। एक अपोजिशन नहीं चाहती असेंबली तहलील हो, और बहुत से जो ट्रेजरी मेंबर्स हैं वो भी नहीं चाहते असेंबली तहलील हो। तो अगर ये एतमाद का वोट लेते हैं और इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक असेंबली तहलील करते हैं, तो उसको कोई रोकने के लिए कोई PDM की हिकमत अमली आप देख रही हैं? क्या करना चाहिए? दोबारा से अदम एतमाद की तहरीक जो है जमा करा दी जाए कि वो तोड़ ना सकें? अगर उन्हें तोड़ना होगा तो आज ही तोड़ देंगे। जो पहले उन्होंने बयानात दिए उसके हिसाब से वो नहीं करेंगे, और अब तो इमरान खान का उन पर एतमाद भी नहीं रहा। उन्होंने कहा है कि इनके सारी करप्शन के जो मसाइल हैं उससे मेरी साख बुरी हो रही है। तो इमरान खान को तो चाहिए था कि आज अपनी पार्टी के किसी मेंबर को वज़ीर आला का एतमाद का वोट दिला देते। कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? दोबारा इंतखाबात करा। लाहौर हाई कोर्ट ने वो जो गवर्नर के नोटिफिकेशन को उन्होंने सस्पेंड किया हुआ उसको 1 दिन के लिए बढ़ा दिया, और चीफ मिनिस्टर पर भी कतगन लगा दी कि वो जो आपने अंडरटेकिंग दी हुई है वो कल तक भी रहेगी। ठीक है, तो यानी कि आज असेंबली नहीं तोड़ सकते, यानी कि अदालत की कार्रवाई से पहले तक वो ये काम नहीं कर सकते। आज तो नहीं तोड़ सकते, लेकिन कल तोड़ दें, परसों तोड़ दें, लेकिन वोट वो आज ही ले रहे हैं एतमाद का, जो अब तक चैनल्स दिखा रहे हैं। चलें, हमें भी इंतजार है शैला रज़ा साहिबा कि ये अगर ये करते हैं एतमाद का वोट अगर लेते हैं। जहांगीर जदून साहब, सर ये गुफ्तगू हो रही थी, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि कानूनी नुक्तों पे ज़रा गुफ्तगू आप करें और हमें समझाएं कि जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब बात कर रहे हैं कि असूली मौक़िफ़ है कि परवेज़ इलाही साहब 186 वोट लेके या उससे ज़्यादा वोट लेके वज़ीर आला मुंतखब हुए थे। अब अगर वो मुंतखब हो गए आज से कुछ अरसा पहले, तो क्या 186 को डिटर्मिन करने का आगे चल के कोई पैमाना है गवर्नर साहब के इस हुक्म के अलावा?
अगर उनके पास इस वक्त 186 का हिस्सा नहीं है तो ये बात कैसे डिटर्मिन होगी जब तक वो उस पर एतमाद का वोट नहीं होगा या अदम एतमाद पर कार्रवाई नहीं होगी? तो ये सवाल का जवाब तो आपने खुद ही दे दिए है। अब देखें ना, ये तो बाल जो है अब सारा जो गेम है वो कोर्ट के अंदर है। कोर्ट ने जब इनको कह दिया कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें और असम्बली भी डिजॉल्व ना करें, तो कल तक तो अगर ये एतमाद का वोट लेते हैं तो फिर पता चलेगा कि इनके पास 186 है। और बल्कि आज तो एक रिमार्क्स आए थे कि 24 आवर्स जो है आपके पास 186 से कम नहीं होनी चाहिए। किसी वक्त भी आपसे कम हो तो इसका मतलब है आप जो है वो मेजॉरिटी का जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ कर चुके हैं। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली भी और कोर्ट के आर्डर के भी पाबंद हैं कि आप इनको किसी वक्त भी एतमाद का वोट लेके अपनी स्ट्रेंथ जो है वो असम्बली में शो करें। अगर वो स्ट्रेंथ शो नहीं कर सकते तो फिर तो ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल सही। कोर्ट ने कल तक कहा हुआ है, अभी तो इसमें कोई अलफ और बे का सवाल ही नहीं है। कोर्ट ने भी, कोर्ट का आर्डर उन्होंने खुद कहा जी हम मानेंगे। अब तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, अगर वो नहीं लेते तो फिर कोर्ट को आर्डर कर देगी। गवर्नर का आर्डर भी इंटैक्ट है। कोर्ट ने ये नहीं कहा उसको, फाइनली ये नहीं कहा कि गवर्नर आर्डर नहीं दे सकता। गवर्नर के पास तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, इसमें कोर्ट तो इंटरफियर ही नहीं कर सकती। गवर्नर अपने डिस्क्रिशन में किसी वक्त भी कह सकता है किसी को एतमाद का वोट लें। जब उसको पता चल जाए कि ये एतमाद जो है वो आखिर उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन होती है ना, कोई मटेरियल होता है कि ये अपना जो सीएम है ये मेजॉरिटी जो है लूज़ कर चुका है, तो उसके बाद गवर्नर जो है वो किसी वक्त भी कह सकता है उसको कि आप अपनी जो है ना मेजॉरिटी जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। सर जहांगीर साहब, अब एक कानूनी बात और, चट्टा साहब आप भी इस पे कमेंट कीजिएगा ज़रूर, कि अब ये तो बात तय है हमारे सामने है कि ना अपोजिशन के पास 186 है, ना हुकूमत के पास इस वक्त पंजाब में 186 है। 171, 172 जो भी आप उसको कह लें कि मतलूबा नंबर से कम आपके पास तादाद है। अब इस सूरत हाल में अदम एतमाद अपोजिशन नहीं चाहती क्योंकि वो 186 जाहिर नहीं कर सकते और एतमाद का वोट वो नहीं लेना चाहते। तो ये जब स्टेलमेट है, इसमें तो सिर्फ गवर्नर साहब का ये हुक्म ही काम कर सकता है या कोई और भी रेमेडी आप समझते हैं इसकी? ये मैं जवाब दूं या जी सर, आप पहले आप जवाब दे दें फिर चट्टा साहब। देखो इसमें ये कि अब पहले सबसे पहले तो ये कॉन्फिडेंस का वोट ये लें, अगर पूरे रहते हैं तो फिर तो मामला आगे चल जाएगा। अगर ये पूरे नहीं करते कॉन्फिडेंस का तो फिर जो दूसरा बंदा रनर, जो दूसरा बंदे के पास मेजॉरिटी होगी वो आके असम्बली में प्रूव करे तो उसको वो चीफ मिनिस्टर बना देंगे। क्योंकि अब किसी ने तो, जब जो बंदा हाउस की मेजॉरिटी लेगा उसी को चीफ मिनिस्टर बनना है, जो नहीं लेगा तो फिर तो वो तो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता, ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। तो फिर गवर्नर जो है वो दूसरे बंदे को जो कहता है कि मेरे पास मेजॉरिटी है रन ऑफ इलेक्शन में, तो उसको कहेंगे आप अपनी मेजॉरिटी शो करें। बिल्कुल दुरुस्त, ठीक साहब। चट्टा साहब आप क्या कहेंगे इस सवाल पे? सर ये इसका जो मुतबादल है वो आइन के अंदर बड़ी सराहत के साथ लिखा गया है। अगर अदम एतमाद के वोट में अगर वज़ीर आला अपनी मेजॉरिटी नहीं शो कर पाएंगे तो वज़ीर आला का इलेक्शन होगा, उसमें जिसके पास हाउस के अंदर जितने मेंबर मौजूद होंगे जो उसमें से जो मेजॉरिटी शो करेगा वो वज़ीर आला तस्वुर किया जाएगा। बिल्कुल ठीक। और अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर परवेज़ इलाही असम्बली तहलील नहीं करते तो हमारे मेंबरान जो है वो इस्तीफ़ा दे देंगे, रिज़ाइन कर देंगे, इस केस में अगर परवेज़ इलाही अब एतमाद का वोट ले लेते हैं और उसके अगले दिन ही तहरीक इंसाफ जो है वो इस्तीफ़ा दे देती है अगर परवेज़ इलाही असम्बली तहलील नहीं करते, तो उस सूरत में क्या हो सकता है? क्या री इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात की तरफ जाएंगे, लेकिन वो जो वैक्यूम है वो कैसे फिल होगा? बिल्कुल सर, वो देखें वो फैसला होगा फिर जो फेडरल गवर्नमेंट है वो उसके बारे में किस तरह उसको रिएक्ट करती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस्तीफा दे चुकी होगी, तो उसकी मौजूदगी में फिर एक सियासी खला पैदा होगा। कानून तो फिर ज़िमनी इलेक्शन की तरफ ही उसका इंदिया देता है, लेकिन ये फिर सियासी जमातों का एक फैसला होगा कि वो उसको किस तरह लेके चलेंगे। बिल्कुल ठीक। अजीम चौधरी साहब, अगर परवेज़ इलाही साहब डट जाते हैं, जो कि अभी तक हमें नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस्तीफ़ा नहीं देते या तहलील नहीं करते, उस सूरत में आप ज़िमनी देख रहे हैं या पूरी असम्बली का इलेक्शन देख रहे हैं? नहीं, मैं ज़िमनी इंतखाब ही देख रहा हूँ, लेकिन चीफ मिनिस्टर का इंतखाब उससे पहले हो जाएगा। परवेज़ इलाही साहब के पास तो वोट नहीं रहेंगे और फिर वो स्टेप डाउन कर जाएंगे, तो वहाँ जो भी साहब कैंडिडेट बनेंगे वन अपोस्ट कैंडिडेट बन के वो चीफ मिनिस्टर का वोट उठा लेंगे। और जिस तरह यहाँ पर कौमी असम्बली में कुछ लोगों ने इस्तीफे दिए, कुछ मंजूर हुए, कुछ नहीं हुए, लेकिन क्या स्पीकर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की गुंजाइश अभी बाकी है या वो ख़त्म हो गई है? और अगर वो बाकी है तो फिर जो कुछ यहाँ हुआ वैसा वहाँ नहीं होगा, उससे कुछ मुख्तलिफ होगा। ये अब बसात जो है बिछी हुई है शतरंज की, इस पे जैसे जैसे मोरे हरकत करेंगे वैसे वैसे ही आगे चलेगी। सही, बिल्कुल ठीक।
शैला रजा साहिबा, इस सारे मामले में जो आपको पंजाब असम्बली के स्पीकर का एक रोल नज़र आया, आप भी उस मनसब पे रह चुकी हैं सिंध असम्बली में, वो आपको कैसा लगा कि स्पीकर तो गैर जानिबदार होना चाहिए और होता भी है असूली तौर पे, लेकिन इस किस्म के हरबे जो इस्तेमाल किए गए, ये आपको कैसे लगा? ये पार्लिमानी प्रैक्टिस में ये कैसी एक मिसाल है? देखिए, लोग स्पीकर जो हैं वो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं कि वहाँ पे एक सेंटेंस लिखा होता है रूल्स ऑफ द प्रोसीजर में, जिसको हम आइन से ही देख के बनाते हैं, लेकिन वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। उसमें लिखा है कि हाउस के डेकोरम के लिए जो कि इस बुक में नहीं लिखा वो आप कर सकते हैं। तो जो उसकी एक पावर्स हैं वो तो हैं अपनी जगह, लेकिन जो उसका ओथ है वो उस पर हावी रहना चाहिए। तो वक्त ये बताता है कि कौन कैसा स्पीकर रहा। अगर आप अपने ओथ के साथ वफादार नहीं हैं तो फिर किसी भी चीज़ के साथ नहीं है। और मैं हैरान रह गई थी जब ये बात हुई थी और उन असद कैसर साहब ने की थी कि जी मैं अपने कायद से गद्दारी नहीं कर सकता। तो उस जगह पे आप पार्टी से ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, आपको पार्टी ने मुंतखब किया है, लेकिन आपने ओथ लिया है पाकिस्तान के आइन की पासदारी का, तो उस वक्त आप वहाँ पे सबके स्पीकर हैं। जैसे वज़ीर आला सबका वज़ीर आला है, वज़ीर जो है वो सबका वज़ीर, उस सबकी दादरसी करनी चाहिए। तो ये अच्छी बात नहीं है और होनी नहीं चाहिए थी। हमने दोस्त मोहम्मद मज़ारी के ऊपर अटैक भी देखा और नए स्पीकर के मामलात भी देखे। अभी भी हम देख रहे हैं कि पंजाब असम्बली का जो सेशन है उसमें हमें जो रंपस एक नज़र आ रही है और अपोजिशन एहतजाज कर रही है और एतमाद के वोट लेने का कह रही है। सो अल्टीमेटली ये लाहौर हाई कोर्ट नहीं, आप समझती हैं कोई तय करना पड़ेगा लाहौर हाई कोर्ट को कि कोई तारीख तय कर दे कि इस तारीख तक या इस वक्त तक या इतने अरसे में वज़ीर आला लाजमी तौर पर एतमाद का वोट लें? देखिए, कहा तो गया था कि 2 दिन मिले और अभी जो है ये इत्तला चल रही है कि थोड़ी देर में एतमाद का वोट ले लेंगे। अब अगर वो ले लेते हैं एतमाद का वोट तो असल बात वही है कि स्टेबिलिटी रहेगी या वो डिज़ोल्व कर देंगे या असेंबली से इस्तीफ़े आ जाएंगे। अब उन्हें डिज़ोल्व नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि 99% लोग नहीं चाहते कि इस्तीफ़ा दे। जी बिल्कुल ठीक। जहांगीर जदून साहब, अब जो इत्तलात आ रही हैं और जो पंजाब असम्बली में हमारे नुमाइंदे हैं उन्होंने जो इत्तला दी है, जैसे बिल की मंजूरी हो रही है उस वक्त तादाद दे के तो तकरीबन 171 का एक हिस्सा है कि जो इस वक्त हुकूमत के पास हो। एतमाद के वोट के लिए 186 मेंबरान दरकार हैं, ये लाजमी शर्त है, लेकिन अगर दोनों साइड्स पे ये हिंसा ना हो तो रन ऑफ इलेक्शन है, लेकिन उससे पहले एतमाद का वोट खोने का मतलब है कि आप वज़ीर आला नहीं रहेंगे। ये ज़रा वाज़े कर दें। ये तो डेफिनेटली जब वो एतमाद का वोट लेंगे पहले ऐलान करेंगे जी कि एतमाद का वोट दी, फिर काउंटिंग शुरू हो जाएगी, लदा कर देंगे कि कितने बंदे उसके साथ, उसके बाद ही पता चलेगा कि उनके पास कितने। अभी तो वो कह रहे हैं, जो ट्वीट्स कर रहे हैं कि हमारे पास 187 है। अगर 187 हो तो पता चल जाएगा, तो आमने सामने कोई इसमें छुपी हुई बात तो नहीं है। हाँ, अगर वो काउंटिंग में कोई गड़बड़ कर दें, कोई और प्रॉब्लम बना दे तो फिर मामला कोर्ट में जा सकता है। तो ये काउंटिंग में इधर भी देखे ना, नेशनल असम्बली में इस तरह हुआ था, तो हो सकता है वो इस काम को और को बिगाड़ना चाहते हैं तो फिर और बिगड़ जाएगा। तो मैटर ऑलरेडी सब्जुडिस है, अब कल तक देखते हैं कि कोर्ट इस पर क्या फैसला करती है। तो अगर वो क्लियर कट सही काउंटिंग करके कोई गड़बड़ उसमें नहीं करते, 187 पूरे कर लेते हैं तो फिर ठीक है, वो तो चौधरी परवेज़ इलाही जो है वज़ीर आला रहेंगे। अब वो असम्बली तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते, तो पहले कह रहे हैं 90% लोग तो जाते ही नहीं असम्बली तोड़े, नहीं वो मेरे है। एक बात और है यहाँ पे, मैं मौज़ूद अदालत के हवाले से आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि गुज़िश्ता हेयरिंग हुई 23 तारीख को, तकरीबन 20 दिन हो चुके हैं। इस दौरान अदालत ने कोई पाबंदी नहीं लगाई कि यानी कि अगली समात या ना 11 जनवरी तक परवेज़ इलाही साहब को ये पाबंद नहीं किया कि वो एतमाद का वोट लें। और अब अदालत अगर कहेगी कि वो मेरिट पे फैसला करना है तो उसका मतलब है कि या तो वो उस पटिशन को मुस्तरद करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे या कोई तारीख रख देंगे। मौजूद जज साहिबान बेहतर जानते हैं, इस पर हम कॉमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर परवेज़ इलाही साहब को अदालत आलिया ये कह देती उस वक्त कि आपके पास 20-22 दिन है, इस दौरान अपने मेंबरान को बाहर से बैरून मुल्क से बुला के आप एतमाद का वोट ले लें, तो मेरे ख्याल में इस वक्त तक मसला ये रिजॉल्व हो चुका होता। जहांगीर साहब, नहीं देखें, ये अदालत के कहने की बात तो नहीं है, अदालत का तो इसमें कोई कहना बनता ही नहीं है। ये खुद केस अदालत के अंदर ले गए। जब गवर्नर का नोटिफिकेशन उन्होंने चैलेंज किया, बेसिकली गवर्नर का ऑर्डर, जी गवर्नर ने कहा जी आप एतमाद का वोट लें, ये पावर तो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वो गवर्नर के पास है और नेशनल असेंबली की प्रेसिडेंट के पास है। अदालत का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। अब उन्होंने कहा जी ये नोटिफिकेशन जो है गवर्नर ने गलत किया है,
तो अदालत ने उसको डिटर्मिन करना है कि आया वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है गवर्नर के पास, तो वो तो 100% कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है गवर्नर के पास, वो किसी वक्त भी कह सकता है। वो कहते हैं कि इसने जो हमें इत्तेमाद के वोट का ये मैला फर्डी है, हमारे पास जो है वोट मौजूद थे, तो इसको किस तरह पता चला कि हमारे पास जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अदालत को रीश्योर करिए कि जो गवर्नर का आर्डर है वो ठीक है या गलत है। वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है गवर्नर की, वो तो अदालत नहीं कह सकती जी कि कॉन्स्टिट्यूशनल ये तो फिर इस तरह तो क्या हो जाएगा। यानी ये आप ये कह रहे हैं कि गवर्नर के उस ऑर्डर को जस्टिफाई करने के लिए, यानी कि वो दुरुस्त है और गवर्नर साहब की जो भी ऑब्जर्वेशन थी वो ठीक थी, परवेज इलाही साहब के पास 186 का हिस्सा नहीं है, उसके लिए वोट होना लाजमी है। आप ये कह रहे हैं उस तरह मामला जा रहा है। जी उसी को उन्होंने चैलेंज किया है ना। तो कोर्ट कह देगी, अगर कहते हैं जी गवर्नर का ये आर्डर ठीक नहीं है तो आप जाके तमाद का वोट लेंगे, गवर्नर का आर्डर पूरा हो जाएगा, बस खत्म, आप वज़ीर आला आएंगे, फिर आगे फर्दर प्रोसेस है कि आप डिसॉल्व करना चाहते हैं नहीं चाहते, क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मसला है ना, ये तो मतलब है इसमें कोई एम्बिग्युइटी है नहीं है। वेरी राइट ठीक है, वेरी राइट। बैरिस्टर हमायूं साहब, अभी ये जो गुफ्तगू की जहांगीर जदून साहब ने, सवाल ये है कि अगर अदालत कोई दिन रखती है, कोई डेट तय कर देती है एतमाद के वोट के लिए, तो इसका मतलब है कि जो गवर्नर का नोटिफिकेशन था डी नोटिफाई करने वाला वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। प्रियामा फिशाए बिल्कुल ज़ाहिरी तौर पे तो यही नजर आ रहा है कि जो गवर्नर साहब का जो ऑर्डर था वज़ीर आला को हटाने का, वो जो है उसका असर ज़ाइल हो जाएगा और जो अदालत है वो फिर वज़ीर आला को कहेगी कि आप एतमाद का वोट हासिल करें। तो ये आपके सवाल का जवाब तो यही बनता है जी। और अदालत ने, जैसे मैंने जहांगीर साहब से भी पूछा कि काफ़ी वक्त मिला परवेज़ इलाही साहब को, इस दौरान अगर वो चाहते तो वो कर सकते थे, वो उन्होंने खैर नहीं किया। अब अदालत, मतलब ये केस ऐसा है कि पंजाब के सियासी मुस्तकबिल का फैसला है, गवर्नेंस का बहुत बड़ा इशू है, तो जब मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान इस किस्म के केस सुनते हैं तो ये चीज़ भी उनके जहन में होती है कि जल्द फैसला होना चाहिए ताकि निज़ाम चलता रहे, आवाम को कोई मुश्किलात पेश ना आए और कानून के मुताबिक फैसला हो। बैरिस्टर साहब, आपसे सवाल किया। देखिए, वैसे तो ये मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का इख्तियार है और मैं तो इंतहाई अदब के साथ यही कहूँगा कि असूली तौर पे तो ऐसा ही होना चाहिए कि इस तरह के जो आइनी मामलात होते हैं और जिनकी अहमियत आवाम के लिए बहुत ज़्यादा होती है या एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से जिसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, उसमें अदालत को चाहिए तो यही कि वो उन मामलात को तुंदही के साथ उसमें फैसला करे ताकि जो खिला एक पैदा होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो सूबे में ना पैदा हो। बिल्कुल ठीक। अजीम चौधरी साहब, इस पे अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें और जो मामला चल रहा है। पहले ही अदालत 20 दिन ले चुकी है, कोई ज़रूरत नहीं थी इस बात की। आप 23 तारीख को आपके पास पिटीशन आई, आप 2 दिन की तारीख देते, 25-26 को आप फैसला करते। पंजाब को आपने एक क्राइसिस का शिकार कर रखा है, मुल्क में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है, ऊपर से अदालतें अगर इस तरह का फैसला देंगी तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन एक तो ये कि देखें, अब इसमें जो जज साहिबान की दानाई है उसको तो हम क्वेश्चन नहीं करते, लेकिन शायद उन्होंने ये सोचा हो कि परवेज़ इलाही साहब के पास इनफ टाइम है तो ये मसला हल हो सकता है या कंसेंसस से हल हो सकता है या बातचीत के जरिए। 1 साल का टाइम दे देते नहीं, क्योंकि अदालत तो सर बार बार कहती है कि जी ये जो सियासी मामला जो हैं ये सियासी फोरम पे तय होने चाहिए। और जैसे भी इरफान कादिर साहब भी कह रहे थे कि सियासतदान जो है अक्सर ड्रैग कर लेते हैं अदालतों को सियासी मामला। मेंटेनेबल ही नहीं थी मेरे ख्याल में तो ये पिटीशन, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मामला था, कॉन्स्टिट्यूशनल इख्तियार इस्तेमाल किया था गवर्नर ने, तो वो साफ कहते हैं कि गवर्नर का इख्तियार है और आप जाइए जाके गवर्नर के दिए हुए हुक्म के मुताबिक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। लेकिन ये इस केस का फैसला ये भी तय कर देगा कि गवर्नर का इख्तियार है या नहीं है, वो तो है फॉर ऑल, उसको तो आप इनकार ही नहीं कर सकते। अगर आप ये तशरीह हो जाएगी, तशरीह हाईकोर्ट का काम नहीं है करना, सुप्रीम कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट जाना है बाजार, सुप्रीम कोर्ट आएंगे। सवाल अच्छा एक जो मैं आपसे ज़रूर बात पूछना चाहूँगा कि हमने पहले जिक्र किया नाज़रीन के वज़ीर आज़म और पूरा उनका एक डेलीगेशन जो जनीवा गया और वहाँ से पाकिस्तान को जो कामयाबी मिली, ये एक बड़ी खुशखबरी है। और आज भी जिस तरीके से जिक्र हो रहा था कि एक तरफ तो कोशिश कर रहे हैं कि सैलाब ज़दगान को उनकी बहाली में हम ज़्यादा से ज़्यादा किरदार अदा करें, दूसरी जानिब जो एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा है उससे ये सारी एफर्ट्स जो हैं मुतासर हुई भी हैं और हो भी सकती हैं और हो भी रही हैं। अज़ीम चौधरी साहब, आप कैसे देखते हैं कि एक कलील अभी अरसा हुआ है हुकूमत को आए हुए
और उसमें ये मैनेज करना और ये एक फ़िगर का आना $9.7 बिलियन का, चाहे वो इमदाद है चाहे कर्ज़ है, लीज़ बॉर्डर, लेकिन एक कमिटमेंट है दुनिया की। ये क्या है, गवर्नेंस को देखते हैं, कोई विजन का फ़र्क है कि जो उन्होंने शो किया है गुज़िश्ता हुकूमत के मुकाबले में? देखिए, पिछली हुकूमत ने तो मुआहदा करके उससे इनराफ़ किया था, जिसकी वजह से हमारे लिए ये मुश्किल पैदा हो गई थी कि हमारी क्रेडिबिलिटी ख़राब हुई थी। और जब आप स्टेट की सतह पर एक मुआहदा करें और उससे पीछे हट जाएं, तो फिर दूसरी स्टेट्स का भी ये राइट है कि वो एक कदम पीछे हटकर आपसे बात करें। जब तक एतमाद बहाल ना हुआ, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत मेहनत की है, उस मेहनत के नतीजे में बावजूद इसके कि उन पर यह तनकीद की जाती रही कि वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, फ़लाँ जगह जा रहे हैं, फ़लाँ जगह जा रहे हैं, लेकिन उसके नतीजे ही में ये बात लोगों को बावर कराई गई कि कितनी बड़ी तबाही है और ये दुनिया में किसी भी जगह पर आ सकती है। और उसके साथ ही साथ ये कि एक न्यूक्लियर ताकत अगर माशी तौर पर इस जगह पर आ जाए जहाँ पर हम पहुँचे हुए थे, उसके बाद उसके जो नुकसान हैं वो भी बावर करवाने ज़रूरी थे, और यकीनन हमने ये बावर करवाए होंगे। तीसरी बात ये कि हम साथ ये कह रहे हैं कि जो कमिटमेंट हमने की हुई है उसको हम फुलफ़िल करेंगे जैसे भी हमसे होगी। अगर हमें उसके लिए टैक्सेशन का बंदोबस्त करना पड़ा, लेवी का करना पड़ा, कोई और इंतज़ाम करना पड़ा, अपने टैक्स के निज़ाम को बेहतर करना पड़ा, हम वो करेंगे, लेकिन हम अपनी कमिटमेंट से बैकआउट नहीं करेंगे। ठीक, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड में कमिटमेंट से बैकआउट करने की वजह से एक खलल बीच में आ गया हुआ था। सही, उस खलल को ब्रिज कर दिया गया है, एक कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल हो गया है। और अगर ये पैसे मिल जाएंगे तो ये, और फिर इसमें यह कि थर्ड पार्टी ऑडिट का भी एक मामला बीच में आ गया, तो ना अंदर ना बाहर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। जिन प्रोजेक्ट्स के लिए ये पैसे होंगे उन पर इस्तेमाल होंगे, उनकी चेकिंग होगी, लोगों का एतमाद भी बहाल होगा, गरीब लोग भी जो है वो मुश्किल से निकलेंगे, रोड बन जाएंगे, लोगों को घर मिल जाएंगे, पानी निकल जाएगा, फसल होगी, कसाद बाजारी में से निकलेंगे, हमारी माशी हालत बेहतर होगी। इसके दूर रस्त नताइज होंगे। बिल्कुल ठीक। शैला रजा साहिबा, सिंध, सूबा सिंध के अवाम सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं और अभी पे सूरत हाल जो है, मतलब आप कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन इसमें मज़ीद एफर्ट्स की ज़रूरत है। प्रायोरिटी एरियाज़ क्या हैं, आप क्या समझती हैं सिंध हुकूमत के इन अनाउंसमेंट्स के बाद कि किन प्रोजेक्ट्स को फोकस करना है और इस अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है? अच्छा, देखिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम शुरू हो गया, सारा असेसमेंट कर ली गई कि कितने घर हैं, किसके नाम है, पूरा सब कुछ कंप्यूटराइज कर लिया गया। गंदम जो है उसकी जो है सपोर्ट प्राइस का ऐलान कर दिया गया गन्ने का, और 98% पानी निकाल लिया गया है। तो अब जो है वो एक तो स्कूल्स और घर, ये बहुत ज़्यादा इनको फोकस किया जा रहा है कि लोगों को उनके घरों में दिया जाए, और बहुत ही एक इनकलाबी ऐलान किया है कि ये जो ज़मीन होगी जिस पे इनके घर थे ये इनके नाम कर दी जाएगी, और गवर्नमेंट की भी, और अगर किसी की प्राइवेट ज़मीन पे हैं तो उसको भी पाबंद किया जाएगा कि ये जो घर है ये इनका ही होगा, किसानों का। ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत इनकलाबी कदम है, बदकिस्मती से इसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा, तो ये बहुत है। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि देखिए, इमरान साहब में और हमारी गवर्नमेंट में ये फ़र्क है कि कोरोना जो था वो इंटरनेशनली सब उसका शिकार हुए थे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी नहीं रही थी। इस वक्त हमने ये दुनिया से मनवाया है कि जी ये जो सारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन है उसमें हमारा 1% भी नहीं था, और उसके बाद ये मनवाया है कि ये कहीं भी वक्त पड़ सकता है, तो एक फ़ंड कायम किया जाए, और उसके बाद तो ये हमने हक लिया है। हमने ये पुरानी हुकूमत की तरह 43.4 बिलियन लोगों का कर्जा नहीं लिया है जी। लेकिन शैला साहब, अभी आपने बात की और बड़ी अहम बात है कि जो घर बनेंगे वो ज़मीन उनके नाम कर दी जाएगी। मतलब आप भी जानती हैं कि ये प्रपोज़ल जो है बड़ा पुराना है और पीपल्स पार्टी के ही बहुत सीनियर लोग हैं, उन्होंने ये फ्लोट किया और अनफॉर्चुनेटली ये आ नहीं सका, प्राइमरीली बिकॉज के शायद वहाँ पे जो एक हाउसिंग इंडस्ट्री है प्राइवेट, वो उस पर रेजिस्ट करती थी, या शायद कोई और वजह होगी। तो इस दफ़ा तो ऐसा नहीं होगा कि ये प्रोजेक्ट किसी डिले का शिकार हो जाएगा? देखिए, इससे पहले हमने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन लैंडलेस हरियाणी, यानी सिंधी में खातून किसान को हरियाणी कहते हैं। तो उसके 2 फेज कंप्लीट किए थे और उसमें बहुत अच्छी ज़मीन दी थी, 25 एकड़।
तीसरी दफा जब हम करने जा रहे थे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हम पे एतराज आया था और रोक दी गई थी। ये बहुत बड़ा कदम था, औरतों के नाम यहाँ पे कदबे पे नहीं होते। हमने उनको 25 एकड़ जमीन का मालिक बनाया था। फिर उसकी प्रॉपर्टी शिफ्टिंग भी 10 साल के बाद, वो भी बहू या बेटी के नाम। तो ये अभी हम करेंगे इंशाल्लाह। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है यूरोपीय यूनियन के साथ पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम चल रहा है, जो 2010 में कश्मीर एंड कंदकोट से शुरू हुआ था, इस वक्त पूरे सिंध में, और 20 लाख से ज़्यादा ख़वातीन जो हैं उनके घराने बेनिफिशरी हैं। बिल्कुल। और इसमें एक सवाल और फिर आगे बढ़ता हूँ कि कल बात हो रही थी, मेरे साथ WHO के नुमाइंदे थे, उन्होंने कहा जी कि मेल न्यूट्रिशन यानी कि 1.5 लाख बच्चे सिंध के उन मुतासरा इलाकों में ऐसे हैं कि जो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो चुके हैं या हो सकते हैं। उस पर आप समझती हैं कोई स्पेसिफिक कोई आप लोगों ने प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया हो जो फौरी तौर पर लॉन्च किया जा सके? अच्छा देखिए, इसमें जो न्यूट्रिशन के जो हैं इंडिकेटर्स वो सिंध के पहले भी काफ़ी अच्छे थे। हमने एक, क्योंकि मेल न्यूट्रिशन पाकिस्तान में, सिंध में, और सिंध में सबसे ज़्यादा तर की तरफ है, तो हमने एक स्क्रीनिंग का प्रोग्राम किया था जिसमें बूढ़े मर्द, लैक्टेटिंग वुमेन और 5 साल तक के बच्चे, तो उसमें रेडी टू ईट फूड दिया था। उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। और जो एक हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट गंदम की, ये इससे पहले किसी हुकूमत ने नहीं की। तो हमारी कोशिश जारी है। हमने हर ही की बच्चियों को जो है मारवी के नाम से मिडवाइफ भी बनाया है, हार्ड एरिया अलाउंस भी दिया है कि हम वहाँ पे बेहतर कर सकें। तो एक कोशिश है जो हम कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान हमारा एक और भी है, वो स्कूल्स का है, और तकरीबन 40 से 50% जो हैं वो स्कूल तबाह हुए, जिसमें 20% तो मुकम्मल तबाह हैं। वेरी राइट। जहांगीर जदून, अब ये जब बात हो रही है सैलाब ज़दगान की और इतनी बड़ी रकम आपके पास आएगी प्रोजेक्ट की सूरत में या अदरवाइज़, तो एक बात बार बार कही गई कि शफाफियत को जो है वो इंश्योर किया जाएगा, और दूसरी जानिब अपोजिशन है इमरान खान साहब की सूरत में कि जो बिलावजह तनकीद करने में भी अपनी एक महारत रखते हैं। तो इस शफाफियत को कानूनी एंगल से आप कैसे देखते हैं, कैसे हम कर सकते हैं? थर्ड पार्टी ऑडिट है या गवर्नमेंट के अपने कोई मैकेनिज्म ऐसे हैं, तो वो ज़रा एक्सप्लेन आप कीजिए। नहीं, गवर्नमेंट का देखें, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो भी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होती है वो उसको मॉनिटर करते हैं। उसके जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री होगी, अगर सिंध गवर्नमेंट को भी पैसा जाएगा या किसी भी गवर्नमेंट, KP के गवर्नमेंट जाएगा, तो उसका पूरा हिसाब किताब होगा ना कि मिनिस्ट्री ऑफ इकनॉमिक अफेयर है, फंडिंग ज़्यादा उसके जरिए होती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इकनॉमिक फंडिंग के पास जब आएगी या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको आगे डिलीवर करेंगी, तो उसका चेक एंड बैलेंस का पूरा मैकेनिज्म है। जिसको पैसे देंगे उनसे पूछेंगे ना कि आपने कहाँ पे लगाए हैं। तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान या उनका जो प्रोविंशियल ऑडिटर जनरल है, उसका एक पूरा जो है, मिसाल के तौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट को देते हैं, एजुकेशन को देते हैं, मतलब NHA को देते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट को पैसे देते हैं, तो उसका ऑडिट का मैकेनिज्म तो मौजूद है, ऑडिट पैरे होते हैं, फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मौजूद है। इसके अगर शफाफियत, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने जिससे पैसे लिए उसको आपने सवाल जवाब भी तो करना है कि भाई पैसे कहाँ पे स्पेंड किए। ये किसी को लेविश स्पेंडिंग के लिए या उसके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्पेंडिंग नहीं हो सकती। तो इसमें डेफिनेटली ये गवर्नमेंट की जिम्मेदार हैं, उन पे जिम्मेदारियां आयद होती है। और अच्छा जहांगीर साहब, एक बात और कि आप जब ये नैब इस्लाहात आई और कुछ तरामीम हुई और ये बात की गई कि अगर कोई जो ब्यूरोक्रेट है या कोई सरकारी अहलकार है कोई फैसला करता है, गुड फेथ में करता है, कोई माली मफाद उसका ज़ाती उसमें नहीं है, और कोई फैसले में कोई अगर आगे प्रॉब्लम आती है तो वो अंडर उस तरह स्क्रूटनी नहीं आएगा जैसे पहले आता था। पॉइंट इसके हमारा जो सिस्टम है अप्रूवल्स का, वो उसमें भी यकीनन इस्लाहात चाहिए, वो ज़रा स्लो है। इस मौके पे हमें फौरी तौर पे तेज़ी के साथ काम करना है कि अगर आप समझते हैं कि इसमें अगर कोई एक आध चैनल बाईपास भी हो जाए, क्योंकि ऑडिटर जनरल साहब तो वो फौरी तौर पर इरेगुलरिटीज़ या ऑब्जेक्शन लगा देंगे, उन्होंने तो एक बिल्कुल एक ब्लैक एंड वाइट के तौर पर इसको देखना है। ये सब देखें ना आप, नैब पे जो अभी अमेंडेड जो लॉ नया है, तो उसमें पहले तो ये था कि मिस यूज ऑफ अथॉरिटी जो होगी उसके लिए पब्लिक ऑर्डर ऑफिस जो है जो ब्यूरोक्रेट है वो रिस्पॉन्सिबल है। अब उन्होंने कहा जी अब मिस यूज ऑफ अथॉरिटी उसमें उसको ऑफेंस इसलिए निकाला है कि जो भी फाइल साइन होती है तो आप कहेंगे ये इसने मेंटली इसको जो है मेलाफेडी है इसके अंदर, या इसने मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की है, तो वो मतलब एक इस डेवलपमेंट के प्रोसेस को बहुत स्लो कर दिया था। कोई बंदा जो है वो फाइल पे साइन करने के लिए तैयार था, अभी उन्होंने उसको वहां से निकाला है कि ऑर्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस जो है, जब तक उस पर आप सब्सटेंशियली कोई एविडेंस नहीं लाएंगे कि इन्होंने कोई ऐसी इनकम जनरेट की है जो इलीगल इनकम है, उसके जो है बगैर जो है उस पर केस नहीं बन सकता, ना ही उसका नैब जो है कॉग्निजेंस ले सकता है। वो एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट है, FIA है दूसरे को डिपार्टमेंट है, लेकिन नैब की जो है वो जुरिसडिक्शन उसको बाहर कर दिया है।
तो इसीलिए कहा है कि क्योंकि डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है इतना स्लो हो गया था पिछली जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी उसमें, कि हर बंदा जो है आप फेडरल सेक्रेटरी या जिनसे भी जो प्लानिंग वाले थे वो डर रहे थे कि हम जो भी प्रपोजल देते हैं या स्पेंडिंग के लिए तो वो नैब के अंदर केस चला जाता है, फिर उसके अंदर आपने देखा है कि पिछले से कितने लोगों पे वैसे झूठे केस बने हैं, वो फाइनली बना कुछ नहीं है। लेकिन वो सारे मेंटली फिर कोई बंदा फाइल को टच करने के लिए तैयार नहीं होता। तो अब होपफुली इंशाल्लाह अगर वो मेरे ख्याल में जब फंडिंग आएगी तो डेवलपमेंट का काम जो है वो अभी भी जब से गवर्नमेंट आई है, आल्दो के कुछ है, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, सारी चीजें हैं। अब ये आटे का बुरान देखें, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का पैदा किया हुआ है। अभी अपने चौधरी अजीम साहब फरमा रहे थे, मैं उनको सेकंड करता हूँ कि हाई कोर्ट को चाहिए कि जल्दी इस केस को निपटाते, क्योंकि एक बहुत बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, मतलब एक बहुत बड़ी आबादी है, 1/3 से भी ज्यादा है। तो उस पे देखें ना आप, केपी में देखें, ये तो 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मैंडेट है, अब लोग आटे के लिए किताने बना रहे हैं, इनके जानबूझ के ये क्राइसिस पैदा कर रहे हैं आटे का। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पॉइंट वेल टेकन जहांगीर जदून साहब, मैं आपका नुक्ता बिल्कुल रिकॉर्ड पे आ गया। बैरिस्टर चट्टा साहब, ये शफाफियत वाली जो बात हो रही है इसको इंश्योर करना इंतहाई ज़रूरी है, बल्कि नागुज़ीर है। इंश्योर कैसे हम कर सकते हैं कि किसी को बात करने का मौका ही ना मिले, क्योंकि जो यहाँ पे सियासी मुखालफीन है वो तो एतमाद करने को तैयार नहीं है। देखिए ये वाकई बड़ा अहम नुक्ता है और इस पे मुसलसल पाकिस्तान की तरफ उंगलियां भी उठाई गई हैं इस एक अकाउंटेबिलिटी के इशू की वजह से या करप्शन की वजह से। तो मुझे ये लगता है कि वैसे तो काफ़ी ज़्यादा इकदामात की ज़रूरत है, लेकिन दो जो इंतहाई अहम हैं, एक है इसका मुआशरती सतह पे एक जो करप्शन के खिलाफ एक आवाज़ उठाई जानी चाहिए और लोगों को, अवाम के अंदर ये शऊर पैदा करना चाहिए कि करप्शन एक बुरी चीज़ है और जो मुआशरे करप्शन फ्री होते हैं या जिनमें करप्शन नहीं होती वो मुआशरे किस तरह तरक्की करते हैं। ये इसका एक पहलू है। दूसरा पहलू इसका कानूनी तौर पर है कि जो हमारी जो लीडरशिप है वो इसके ऊपर इकदामात उठाए और कोशिश करे कि जो लोग अमली तौर पे जो हुकूमत चलाते हैं वो पाक साफ लोग हों, ताकि जो इंटरनेशनल जो है क़यादत उसका भी पाकिस्तान के ऊपर एतमाद बढ़े और मुल्क की जो अवाम है उसका भी एतमाद जो है वो क़यादत के ऊपर बढ़े। तो मुझे ये लगता है कि जो कानूनी जो अमल करने के, नाफिज करने के जो इदारे हैं उनको मजबूत किया जाए। अजीम चौधरी साहब, परवेज इलाही साहब कैसे वजीर आला हैं? वजीर आला है ही नहीं। चलें, वो उन्होंने कहा ना इरफान कादिर ने कि डिजोरे नहीं है, डिफेक्टो हैं। चलें, डिफेक्टो वो जो पहले वजीर आला थे तो उनके साथी भी अच्छे थे, उन्होंने एक डायरेक्शन के साथ काम किया, लेकिन अब वो डायरेक्शन लेस है। नहीं, लेकिन वो तो जनरल मुशर्रफ की छतरी के नीचे काम किया, तो कोई दबाव नहीं था, दबाव नहीं था, वफाक से कोई दबाव नहीं था। लेकिन हम तो देखते हैं कि वजीर आला को अगर वफाक में मुखालिफ हुकूमत है तो उसको तो लड़ना चाहिए अपने सूबे के लोगों के लिए, उनके वसाइल के लिए, उनके हुकूक के लिए, मतलब ये। लेकिन परवेज इलाही साहब में वो स्पार्क नजर नहीं आ रहा। चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ की असेंबली के स्पीकर परवेज इलाही थे और ये एक दफ़ा नहीं हुआ। उसके बाद भी परवेज इलाही साहब जो थे वो उनके चीफ मिनिस्टर बनने के लिए तैयार थे, वो तो उससे इनराफ कर गए, डायरेक्शन लेस हो गए। वो जो आपने अभी सवाल किया था मैं उस पर एक तबसरा करना चाहता हूँ। देखिए, IMF, वर्ल्ड बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, DFIDs, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट रिप्यूटेड दुनिया भर के, इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस तरह के लोगों को अगर हम थर्ड पार्टी के तौर पर प्रोजेक्ट्स में शामिल कर लें तो दुनिया का कोई शख्स, कोई इदारा, कोई उंगली नहीं उठा सकेगा, ना अंदर ना बाहर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी शाला रज़ा साहिबा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही थी कि एशिया में ये इकनॉमिक जो है उसका जो है उसमें इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट जो है उसकी रिपोर्ट है, आप देख लें कि एशिया में 6ठे नंबर पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध है और भारत का गुजरात है। हमने कराची के लिए तकरीबन 4 साल पहले 803 अरब US डॉलर का एशियन बैंक और वर्ल्ड बैंक से मुआहदा किया है और वो हम पे एतमाद कर रहे हैं, जिसका मैंने जिक्र किया था पीपल्स पावर्टी रिडक्शन प्रोग्राम। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो यूरोपीय यूनियन की वेबसाइट पे सक्सेसफुल प्रोग्राम से है। तो दुनिया हम पे एतमाद करती है। हम वाहिद सूबा हैं जिसने 18वीं तरमीम के बाद अपना पावर हाउस भी बनाया है, बिजली भी पैदा की है 50 मेगावाट से ज़्यादा, और हमारी सेहत की सहूलियात भी जो है ना वो बेहतरीन है।
लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि सब अच्छा है, लेकिन हम पे दुनिया ने एतमाद किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। शैला रज़ा साहब हमारे साथ आप मौजूद थी। अजीम चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। जानून साहब, बैरिस्टर हमायूं सरफराज चट्टा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का आपका भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।